वेलकम बैक टू नियोगी आईएएस एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ हीट वेव। अगर आप देखें तो अक्रॉस द इंडिया हीट वेव लाइक कंडीशन कंटिन्यूसली परसिस्ट कर रही हैं एंड इससे रिलेटेड प्रोजेक्शंस एंड रेगुलर वार्निंग्स हर जगह प्रेजेंट किए जा रहे हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट वेव एंड आगे चल के इसके इंटेंसिटी ड्यूरेशन में क्या फ़र्क पड़ने वाला है एंड प्रेजेंटली हम इस हीट वेव से किस तरीके से डील करते हैं। सो लेट अस गेट इनटू दिस आइडिया ऑफ हीट वेव, लेट अस अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्सेप्ट। ओके, सो रिसेंट आर्टिकल्स के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि इंडिया को कहीं ना कहीं ब्रेस करना चाहिए आने वाले दिनों में ज़्यादा एक्सट्रीम और ज़्यादा फ्रीक्वेंट हीट वेव्स के लिए। ऑलराइट, सो लेट अस गेट इनटू दिस व्हाई दिस इज गोइंग टू हैपन। अगर आप रिसेंट न्यूज़ के बारे में न्यूज़ आर्टिकल्स देखेंगे तो वहाँ पे स्पेसिफिकली इस चीज़ के बारे में मेंशन किया गया था कि बांडा यूपी में एक जगह है जहाँ पे आपका जो एक्सट्रीम टेम्परेचर, जो हाईएस्ट टेम्परेचर गया था वो 47.6 डिग्री सेल्सियस जा चुका है। ऑलराइट, जनरली हीट वेव्स के लिए हम कंसिडर करते हैं कि उस जगह का टेम्परेचर +5 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल होना चाहिए, बट दिस इज़ वेरी वेरी हाई। ये मंडे का टेम्परेचर नोट किया गया था। वहीं बांडा का टेम्परेचर उत्तर प्रदेश में 45 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया था ऑन द फॉलोइंग ट्यूसडे। ओके, सो बेसिकली ये क्या है, ये एक इंडिकेशन का एस्पेक्ट है। एंटिसिपेटेड तो ये है कि बाय वेडनेसडे दिस हीट वेव रिलेटेड कंडीशन विल कम डाउन, पर ये एक इंडिकेशन है आने वाले दिनों में ये हीट वेव की फ्रीक्वेंसी एज वेल एज इंटेंसिटी दोनों इंक्रीज होने वाली है, स्पेशली कंसिडरिंग द एल नीनो इफेक्ट एंड सबड्यूड मानसून, जो कि आईएमडी ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया है सेकेंड फेज ऑफ द मानसून या सेकेंड हाफ ऑफ द मानसून पीरियड के लिए। सो कहीं ना कहीं ये हीट वेव रिलेटेड फिनोमिना और भी ज़्यादा इंटेंस और भी ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो सकते हैं। ओके, सो लेट अस गेट इनटू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर हीट वेव्स। हीट वेव्स एग्जैक्टली होते क्या है। सो मोर प्रैक्टिकल डेफिनेशन जो हमारे इंडिया में अडॉप्ट किया गया है वो ये है कि अगर मैक्सिमम टेम्परेचर किसी भी जगह का उसके जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो जाता है फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज, मतलब हीट वेव डिक्लेयर करने के लिए उस लोकेशन का जो भी एवरेज टेम्परेचर है उससे 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए कम से कम 2 दिन के लिए, तब उसे हम क्या कहते हैं, हीट वेव लाइक्स कंडीशन कहते हैं। वहीं अगर ये टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है, एवरेज टेम्परेचर से 7 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो जाता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, सीवियर हीट वेव लाइक कंडीशंस कहते हैं। ओके, सो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर एक लौता फैक्टर नहीं होता, देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल जिसके बेसिस पे हीट वेव की कंडीशंस डिक्लेयर की जाती हैं। सो व्हाट आर दीज अदर फैक्टर्स? एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो ये होता है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लेन एंड माउंटेन लोकेशंस। माउंटेनियस लोकेशंस के लिए सिस्टम लिटिल बिट डिफरेंट होता है, प्लेन बेस्ड सिस्टम के लिए लिटिल बिट डिफरेंट होता है। सो आप प्लेन पे रह रहे हैं, माउंटेन पे रह रहे हैं, ये भी डिटरमाइन करता है कि हीट वेव की कंडीशन है कि नहीं है। ओके, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट अबाउट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। माउंटेन की जगह ठंडी हो सकती हैं पर फिर भी वहाँ पे हीट वेव लाइक कंडीशंस हो सकती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एवरेज टेम्परेचर के टर्म्स में आप देख रहे हैं कि उससे कितना ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है। राइट, सो इट मे फील कोल्ड बट स्टिल इट मे बी फेसिंग हीट वेव लाइक कंडीशंस। ओके, एट द सेम टाइम अगर आप देखें सो जो लोकेशन है वो नॉर्मल टेम्परेचर इज बिलो और अबव 40 डिग्री सेल्सियस, ये भी जो है एक कंसिडरेशन के अंदर लिया जाता है कि जो भी लोकेशन आप कंसिडर कर रहे हैं हीट वेव डिक्लेयर करने के लिए वहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर किस तरीके का है, इज इट अबव 40 डिग्री सेल्सियस और इज इट बिलो 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, थ्रेशोल्ड जो है इंडिया स्पेसिफिक्स है, ये यूनिवर्सल नहीं है, ये जो है ग्लोबली अडॉप्टेड नहीं है, ये थ्रेशोल्ड, ये नंबर इंडिया ने अपने लिए डिसाइड किए हैं। सो दिस इज हाउ हीट वेव कंडीशंस आर डिफाइंड इन इंडिया। इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं, ये आईएमडी के द्वारा डिफाइन किया जाता है। जब आप टर्म्स ऑफ जोन्स की अगर बात करें सो ऑन एन एवरेज हमारे पास 2 जोन एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे, ओके, अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा मैप बनकर आता है। ओके, एंड इस मैप में 2 जोन्स हैं। जोन नंबर 1 जो एग्जैक्टली है वो आपका नॉर्थ वेस्ट वाला जोन है, ये जो इसमें आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड सम एरियाज ऑफ बिहार एंड झारखंड भी इंक्लूडेड होते हैं। सो दिस इज द कोर जोन, इसको हम क्या कहते हैं, कोर जोन, जिसमें नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया जनरली इंक्लूडेड होता है, बिहार और झारखंड तक इसका एक्सटेंशन होता है। ओके, वहीं दूसरा जोन है वो आपका ईस्टर्न जोन होता है और इसमें आपके आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा का रीजन आता है। सो ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश आर इंक्लूडेड इन द सेकेंड हीट जोन एरिया। इसको हम ईस्टर्न कोस्ट का एरिया कहते हैं और इन दोनों जगहों पे हमें हीट वेव की परसिस्टेंट कंडीशन देखने को मिलती हैं। ओके,
पर मैकेनिज्म के टर्म्स में अगर बात करें कि ये हीट वेव कैसे क्रिएट हो रही है इन एरियाज में, सो वो काफ़ी ज़्यादा डिफर करता है। अगर आप इस एरिया की बात करते हैं जो आपका कोर जोन है, वहाँ पे अगर हीट वेव की बात करते हैं, सो इट इज़ ड्रिवन बाय द हाई प्रेशर सिस्टम। एक्चुअली क्या होता है, अगर ये हमारा लैंडमास है, सो यहाँ पर एक हाई प्रेशर सिस्टम होता है जो हवा को कंटिन्यूअसली नीचे पुश कर रहा होता है। ये हाई प्रेशर सिस्टम जो हवा को कंटिन्यूअसली नीचे पुश कर रहा है, और हमको ये समझ में आता है कि अगर हवा नीचे आ रही होती है, ऊपर से नीचे आ रही होती है, तो वो गर्म हो जाती है। वहीं अगर हवा नीचे से ऊपर उठ रही होती है तो वो ठंडी होती है। सो इस वजह से, क्योंकि ये हाई प्रेशर सिस्टम हवा को कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ पुश कर रहा होता है, सो नीचे आने वाली हवा गर्म हो जाती है और हीट वेव की कंडीशंस क्रिएट करती है। सो इट इज ड्रिवन बाय द persistent हाई प्रेशर सिस्टम दैट फोर्स द एयर डाउनवर्ड, कंप्रेसिंग इट एंड वार्मिंग इट सिग्निफिकेंटली। तो ये गर्म हवा जो है हमारा हीट वेव लाइक कंडीशंस क्रिएट करती है। वहीं जब ईस्टर्न जोन की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो गर्म हवा क्रिएट हो रही है हाई प्रेशर के कारण, ये वेस्टवर्ड ईस्टवर्ड ये फ्लो कर रही होती है, ये ईस्टवर्ड डायरेक्शन में चल रही होती है। और ये जब हवा ईस्टवर्ड डायरेक्शन में चल रही होती है फ्रॉम द वेस्ट साइड, वेस्ट से ईस्ट चल रही है, वेस्टर्ली के, तो इसको हम क्या कहेंगे, वेस्टर्ली या नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स जो होती हैं, ये क्या करती हैं, इस एरिया में जो अदरवाइज ओशन से आपकी एयर आ सकती थी उसको ब्लॉक कर देती है। सो जो ठंडी हवा होती है जो ओशन के ऊपर से चलते हुए आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कोस्टल एरियाज और इंटीरियर एरियाज में आ सकती थी, उसको ब्लॉक कर देती है। दिस गेट ब्लॉक्ड बाय द नॉर्थ वेस्टर्ली विंड। ये जो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स हैं और वेस्टर्ली विंड्स है, इसको जो है ब्लॉक कर देती हैं और हीट वेव लाइक कंडीशंस क्रिएट करती हैं। जो सेकंड जोन है वहाँ पे क्या है, वेस्टर्ली एंड नॉर्थ वेस्टर्ली विंड फ्रॉम द हॉट लैंड मास ब्लॉक द कूलिंग ब्रीजेस फ्रॉम रीचिंग द कोस्ट। तो ये जो ठंडी ब्रीज होती है, जो ठंडी हवा होती है, इसको ब्लॉक कर देती है, इसके कारण हीट वेव लाइक कंडीशंस क्रिएट होती हैं। तो ये हमारे दो कोर जोन्स हैं और वहाँ के दोनों कोर मैकेनिज्म्स हैं जिसकी वजह से हीट वेव लाइक कंडीशंस हमको देखने को मिलती हैं। ओके, सो अगर मैं ट्रेंड की टर्म्स में बात करूं, जो डेज के टर्म्स में अफेक्टेड एरियाज और वहाँ पे कितने दिन के हीट वेव्स हमको देखने को मिले हैं, सो अभी तक वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेज जो हीट वेव के टर्म्स में देखने को मिले हैं वो राजस्थान में देखने को मिले थे, और वो भी 2022 में देखने को मिले थे। सो यहाँ पे करीबन 58 डेज तक वेस्टर्न राजस्थान में विद इन अ सिंगल ईयर हमको जो है हीट वेव लाइक कंडीशंस देखने को मिली थी, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट। अगर आप अदरवाइज भी देखें तो 2023 को अगर हटा देते हैं तो 2024 एंड 2025 में भी राजस्थान एक क्रिटिकल एरिया रहा है जहाँ पे वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीट वेव डेज हमको देखने को मिलते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ अदर सिग्निफिकेंट एरियाज में, आपका ईस्टर्न मध्य प्रदेश, हरियाणा एंड राजस्थान एज वेल एज ओडिशा में आपको हीट वेव की कंडीशंस देखने को मिलती हैं। एंड Another important aspect is the number of deaths. अगर हम हीट वेव से होने वाले डेथ्स के काउंट देखें तो उसके भी जो फिगर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, एट द सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होकर मिलते हैं। ओके, अगर आप बिहार की बात करें तो 2019 में ही टोटल नंबर ऑफ डेथ्स जो उन्होंने रिपोर्ट किए थे वो कितने थे, 215। उत्तर प्रदेश में 2018 डेथ्स जो है रिपोर्ट किए गए हैं। महाराष्ट्र में 2019 में 159 डेथ्स रिपोर्ट किए गए। सो इस तरीके से अगर आप देखें तो नंबर ऑफ डेथ्स आर वेरी हाई। ओके, जैसे 2019 का है बिहार का अगर केस देखें आप, सो इट वाज अराउंड मोर देन 200 से ज़्यादा डेथ हमको देखने को मिली थी। ओके, वहीं अगर आप देखेंगे 2022 में, सो आंध्र प्रदेश के केस में वी आर रिपोर्टिंग अ वेरी सिग्निफिकेंट हायर नंबर ऑफ डेथ्स, 100 के ऊपर आपको नंबर ऑफ डेथ्स देखने को मिल रही हैं। सो द नंबर ऑफ पीपल हु आर डाइंग एज अ रिजल्ट ऑफ हीट वेव is significantly high and it is increasing also. One of the issue with this death is also in terms of reporting. अगर आप रिपोर्टिंग के टर्म्स में देखें तो कई सारे डेथ जो होते हैं हीट वेव्स की वजह से वो सेक्लूडेड करके आप बता नहीं पाते। कोई डॉक्टर होगा अगर उसके पास अगर कोई बॉडी जाती है तो सेक्लूडेड करके ये नहीं बता सकता कि इसका एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ हीट वेव है। ओके, सो कहीं ना कहीं ये नंबर्स भी अंडर रिपोर्टेड रह जाते हैं, जो कि सिग्निफिकेंट चैलेंज क्रिएट करते हैं इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइंग कि हीट वेव इज अ कॉज ऑफ डेथ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। ओके, तो ये सिग्निफिकेंट चैलेंज है। वहीं अगर मैं हीट वेव की इंटेंसिटी और इसके फ्रीक्वेंसीज की बात करूं, सो ओवर द डिकेड्स हमको क्या देखने को मिल रहा है कि इसकी इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी दोनों सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रही है, बोथ इन द नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया एज वेल एज कोस्टल आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में अगर हम बात करें तो जो आपके नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया है वहाँ पे 0.15 पर डिकेड के टर्म्स में, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ हीट वेव्स कितने हो रहे हैं वो हमको इंक्रीज देखने को मिला है। वहीं आपके जो आंध्र प्रदेश है एंड ओडिशा रीजन है वहाँ पे 0.12 इन टर्म्स ऑफ नंबर्स आपको इंक्रीज देखने को मिला है। ड्यूरेशन भी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज पर डिकेड आपका इंक्रीज हो गया है इन बोथ द साइड्स, 0.8 है यहाँ पे, वहीं आपके सेंट्रल आंध्र प्रदेश एंड आपके ओडिशा में 0.66 है। ओके, और मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच द हीट वेव इज हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज
वो भी हमारा इंक्रीज हो गया है. सो फॉर द लास्ट 1.5 सेंचुरी आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि नंबर ऑफ हीट वेव्स आर इंक्रीजिंग. ओके, एंड इट्स फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी इसकी दोनों के दोनों इंक्रीज हो रही हैं. ओके, सो व्हाट इज दिस अल नीनो कनेक्शन? अगर आपको ये पता होगा कि रिसेंटली IMD ने डिक्लेयर किया है कि अल नीनो लाइक सिचुएशंस डेवलप हो रही हैं पैसिफिक ओशन के ऊपर, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमको जो है सबड्यूड मॉनसूनल रेनफॉल देखने को मिलेगा. सो इफ यू लुक एट दैट आइडिया, अल नीनो क्या है? बेसिकली वार्म फेज होता है अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का. ओके, और ये क्या है कि लार्ज जो इक्वेटोरियल पैसिफिक वाटर है उसमें क्या होगा कि जो ईस्टर्न साइड है वो वार्म होने लगती है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने लगता है. ओके, सो इसका अफेक्ट क्या होता है इंडिया में? इसके कारण हमको सप्रेस्ड मॉनसूनल रेनफॉल देखने को मिलती है. जितना ये स्ट्रॉन्ग होता है, अगर अल नीनो का कंडीशन ज़्यादा स्ट्रांगली डेवलप होती है तो हमको उतना मॉनसून में रेनफॉल कम देखने को मिलता है. ओके, और अगर मानसून में रेनफॉल कम होगा तो डेफिनेटली क्या होगा? हीट वेव लाइक कंडीशन ज़्यादा प्रोलॉन्ग होगी और ज़्यादा ऑफन परसिस्ट करेंगी. मॉनसून रेनफॉल एक्ट एज अ मैकेनिज्म टू सबड्यू द हीट वेव्स. अगर हीट वेव लाइक कंडीशंस अगर परसिस्ट कर रही हैं तो मॉनसून की रेनफॉल उसको कहीं ना कहीं कम कर देती थी. बट अगर मॉनसून में ही कमी आ जाए तो हीट वेव की कंडीशंस ज़्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में एग्जिस्ट करेंगी. ओके, सो 2026 का आउटलुक ये कह रहा है कि जो अल नीनो फिनोमिना है उसके होने की वजह से, अल नीनो फिनोमिना के डेवलप होने की वजह से हीट वेव्स की हमें संख्या ज़्यादा देखने को मिल सकती है. एक इंटरेस्टिंग फैक्टर जो IMD ने ऑब्जर्व किया है अक्रॉस दिस मल्टीपल रिपोर्ट इज दैट कि अगर अल नीनो का फिनोमिना जिस साल पे होता है उसके अगले साल में हीट वेव्स के नंबर सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं. सो सक्सेसिव ईयर्स में हमको हीट वेव ज़्यादा देखने को मिलेंगे. सो अगर 2016 की बात करें तो हमारा एंटिसिपेशन है कि ये जो अल नीनो का फिनोमिना है ये फुल्ली डेवलप होगा मई से जुलाई के बीच में और ये परसिस्ट करेगा थ्रू आउट द ईयर. तो कहीं ना कहीं 2026 में हीट वेव देखने को मिलेंगे और 2027 में भी हमको हीट वेव लाइक सिचुएशंस इंडिया में फेस करनी पड़ेंगी, एंड रादर ऑन हायर फ्रीक्वेंसी एज वेल एज हायर इंटेंसिटी के टर्म्स में. ओके, सो अल नीनो के साथ बहुत ही ज़्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग इसका कनेक्शन है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि हीट वेव्स को हम नेविगेट कैसे करते हैं, हीट वेव से रिलेटेड हम सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं. सो अगर आप देखें, सो रीसेंट टर्म्स में 23 स्टेट्स जो हैं इंडिया के वो ऑलरेडी हीट वेव रिलेटेड हीट वेव के कंडीशन से कहीं ना कहीं अफेक्ट होते रहते हैं. ऑलराइट, अराउंड हंड्रेड्स ऑफ सिटीज़ का अपना खुद का हीट एक्शन प्लान है और हीट वेव्स के अफेक्ट को वो नेविगेट करने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं हंड्रेड्स ऑफ डेथ्स पर ईयर हम जो है हीट स्ट्रोक के कारण डेफिनेटली नोटिफाई कर पा रहे हैं, डेफिनेटली हमारे यहाँ रजिस्टर हो रहे हैं. सो व्हाट आर द वे, व्हाट आर द मेथड्स थ्रू विच वी रिजॉल्व इट? सो यहाँ पे अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू जो हीट एक्शन प्लान होता है उसमें जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो इसको नेविगेट करने की कोशिश करती है. तो इसमें क्या क्या काम करते हैं? तो जनरली कूल वाटर जो है प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है पब्लिक प्लेसेस में. शेल्टर्स एंड शेड स्पेस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है लोगों के लिए. ठीक है, जो स्कूल है, कॉलेज है, ऑफिस टाइमिंग्स है, इनको रिवाइज किया जाता है टू इंश्योर कि जो हीट रिलेटेड फिनोमिना है उससे बचा जा सके. वहीं हाइड्रेटिंग सॉल्यूशंस डिस्ट्रीब्यूशन करवाया जाता है. एंड आउटडोर एक्टिविटीज़ जो होती है जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क्स हो गया, अदर फिनोमिना हो गए, इस पे लिमिट लगाई जाती है इन टर्म्स ऑफ दी आवर्स इन विच दिस हैज़ टू बी कैरिड आउट. उसके आवर्स चेंज कर दिए जाएंगे, शाम को कर दिया जाएगा. सो इस तरीके से कुछ अल्टरनेट मैकेनिज्म सेट किए जाते हैं. ओके, बट व्हाट इज़ द मेजर प्रॉब्लम? सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर हीट वेव के टर्म्स में देखा जाए तो वो ये है कि इसको अभी तक जो है नोटिफाइड डिजास्टर के टर्म्स में नहीं देखा जाता है अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट. डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर ये अभी भी नोटिफाइड डिजास्टर नहीं है. सो इससे जो है स्टेट गवर्नमेंट्स पे एक लिमिटेशन लग जाती है, दैट इज कि वो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में जो कलेक्टेड मनी है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते टू प्रोवाइड द रिस्पांस. जो हीट वेव के अगेंस्ट रिस्पांस होता है, हीट वेव के अगेंस्ट जो सुरक्षा प्रोवाइड कर सकती है, करवाई जाती है, उसमें स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड का इस्तेमाल करने की परमिशन स्टेट गवर्नमेंट्स को नहीं होती है. ऑलराइट, सो इसको ध्यान में रखते हुए 16 फाइनेंस कमीशन ने इस साल ऑलरेडी ये रिकमेंडेशन दिया है कि दो फिनोमिना दैट इज हीट वेव एंड लाइटनिंग, इसको हमें कहीं ना कहीं नोटिफाइड डिजास्टर्स के अंदर लेकर आना चाहिए अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट. अगर ये काम होता है तो स्टेट विल बी एबल टू यूटिलाइज स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड फॉर हीट वेव लाइक कंडीशन. Okay, so this is very very important. So what is the overall conclusion and overall idea? इसके हमको क्या पता चल रहा है 2026 के लिए कि सबसे पहली बात, मल्टीपल एंड सीवियर हीट वेव के स्पेल्स हमारे इंडिया में इस साल हो सकते हैं. ओके, वाई? बिकॉज ऑफ इमर्जिंग अल नीनो कंडीशन एंड फोरकास्टेड वीक मॉनसून. ठीक है,
जो आपका वीक मानसून है और अल नीनो की कंडीशन है, ये कहीं ना कहीं नंबर फ्रीक्वेंसी एज वेल एज इंटेंसिटी दोनों को इंक्रीज करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो लॉन्ग टर्म इंटेंसिफिकेशन है हीट वेव्स का वो कंटिन्यू हो रहा है, एंड दिस इज मोर ड्रिवन बाय द आइडिया ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एसोसिएटेड फैक्टर्स। जो फ्रीक्वेंसी है, ड्यूरेशंस हैं, एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ ईच हीट वेव विद इन इट सेल्फ इज स्टार्टेड टू इंक्रीज, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। वहीं अगर मैं मोर्टालिटी के टर्म्स में बात करूं, सो इट स्टिल रिमेन्स अंडर काउंटेड, ठीक है, 100 डाई एनुअली फ्रॉम हीट वेव रिलेटेड इम्पैक्ट, बट जो नंबर ऑफ डेथ रिपोर्ट होते हैं वो रिलेटिवली कम होते हैं। ओके, सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना, इन सबको देखते हुए क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है, इट बिकम इंपॉर्टेंट दैट डिजास्टर रिकॉग्निशन इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर अस, ठीक है। जो हीट वेव है इसको फॉर्मल डिजास्टर की तरह रिकॉग्नाइज करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हीट वेव एंड एसोसिएटेड फैक्टर फ्रॉम आवर एंड। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी सवाल हो, तो डू लेट अस नो ऑन दी कमेंट्स। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे।